मलेशिया से एक डॉक्टर हिंदुस्तान में घूमने के लिए आई थी। लगभग 7 दिन का उसका टूर होता है। अपने परिवार से मिलती है। परिवार से मिलने के बाद वो एक जगह पर रुकती है और वहां से एक एसटीडी कॉल करती है। कॉल करने के बाद अपने एक दोस्त से कहती है कि तुम मुझसे आकर मिल सकते हो, मैं लगभग 3-4 दिन यहां पर रहूंगी, जो चाहे वो हसरत पूरी कर सकते हो। उसका दोस्त उसके पास पहुंचता है, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। साथ ही वो कहती है कि मेरे पास एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे लगाने के बाद मर्दाना ताकत आपकी कई गुना बढ़ जाएगी, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम क्या कर सकते हो। जैसे ही उसका दोस्त ये बात सुनता है, वो कहता है कि मुझे इंजेक्शन तो चाहिए लेकिन हैवी डोज लूंगा। उस हैवी डोज इंजेक्शन को लेने के बाद उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, वो शांत हो जाता है। लेकिन उस व्यक्ति को ठिकाने लगाने के लिए जो महिला डॉक्टर कदम उठाती है, उस कदम की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में गूंज जाती है। इसके बाद अचानक ही वो महिला को जेल में बंद किया जाता है और वो महिला दीवार फांद कर वहां से भाग जाती है और हिंदुस्तान की शायद पहली ऐसी लेडी किलर है जिसको इंटरपोल ने भी मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया, जिसको आज तक भी पुलिस या भारत की कोई भी एजेंसी आज तक तलाश नहीं कर पाई है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है भारत का एक राज्य है केरल और यहां एक शहर है ऊटी। दरअसल ऊटी शहर से एक महिला एक गाड़ी लेती है, टैक्सी लेती है कि मुझे कन्याकुमारी जाना है। और जैसे ही वो टैक्सी में बैठती है, अपने 2 बैग होते हैं, खुद का उसका पर्स होता है और पर्स और बैग लेकर जैसे गाड़ी कुछ ही दूरी पर चली थी कि अचानक से उस बैग के अंदर से कुछ स्मेल आ रही थी। बार बार ड्राइवर जो होता है वो नाक को सिकोड़ रहा था, सूंघने की कोशिश कर रहा था। बार बार जब सूंघने की कोशिश कर रहा है तो वो महिला उसे पहचान लेती है और उसे लगता है कि शायद उसकी जो पोल है, उसकी जो पट्टी है वो खुल चुकी है। वो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बैग के अंदर कुछ ऐसा सामान है जिसको नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर से मुझे कुछ स्मेल आ रही है। तो वो महिला एकदम से खुल जाती है। वो कहती है कि हाँ, सचमुच मेरे बैग के अंदर एक व्यक्ति की लाश रखी हुई है। यदि तुम इस लाश को ठिकाने लगवाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये बात ड्राइवर सुनता है और ड्राइवर मन ही मन मुस्कुराने लगता है, खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैडम, कैसी बात आप कर रही हैं, जो आप कहेंगी मैं वो करने को तैयार हूं। और जैसे ही वो ये बात उसको ऑफर मिलता है, ये बात उसके सामने आती है, तो वो इतना खुश हो जाता है, कहता है कि मैडम ठीक है, मैं आपकी बात सुन लेता हूं। और ये सीधा सफर की ओर निकलने लगते हैं और एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां पर जाकर ये अंधेरे में इन बैग के अंदर जो लाश थी इसको ठिकाने लगा सके। ड्राइवर बहुत तेजी से चल रहा था और मैडम खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही अंधेरा होने लगता है, उसे नहीं पता था कि गाड़ी अचानक जब रुकती है और उसकी आंखें खुलती हैं उस महिला की, तो वहां पर पुलिस स्टेशन होता है, चारों तरफ पुलिस थी और ये व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है। गाड़ी का ड्राइवर, जिसकी गाड़ी का नंबर था TN67Y1616, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख को सुनने के बाद वहां पुलिस एकदम से आती है और कहता है कि साहब जल्दी से आ जाइए, मेरी गाड़ी के अंदर लाश रखी हुई है। लाश पुलिस को दिखाई नहीं देती, उसमें एक महिला दिखाई देती है। पुलिस वाले इस महिला को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद इसके बैग खोल के जब देखते हैं तो बैग के अंदर पॉलिथीन रखी हुई हैं, छोटे छोटे पॉलिथीन के बैग थे। उस बैग के अंदर एक व्यक्ति की लाश के टुकड़े छोटे छोटे रखे हुए थे। उस महिला को जब सख्ती से पूछा जाता है, उससे बातचीत की जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, तुमने इसको क्यों मारा है। और ये कोविड कनाल एक थाना होता है केरल का, उस थाने का ही माजरा होता है। पुलिस वाले उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। महिला एकदम शांत हो जाती है। उसे बार बार जब पूछा जाता है तो बताती है कि वो MBBS डॉक्टर है, सर्जन है और आंखों की डॉक्टर है और बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। इसका पय्यनूर कोयम्बटूर एक जगह है, वहां पर इसका अपना खुद का क्लिनिक हुआ करता था। लेकिन फिलहाल ये मलेशिया में रहती है और मलेशिया से यहां आई थी। जब पुलिस वाले इससे और जानने की कोशिश करते हैं तो ये बताती है कि इसके 2 बच्चे हैं, एक पति है, लेकिन अब वो इन सबसे अलग रहती है। ये बात है 1994-95 के आसपास की बात होती है और ये महिला और इसका परिवार बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था, बहुत अच्छे से रह रहे थे। अचानक ही वो अपने पति, उसका पति भी डॉक्टर होता है, अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम अपने घर को बहुत अच्छा, सुंदर, खूबसूरत बना लें, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है। तो उसका पति डॉक्टर कहता है कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम भी अच्छे खासे पैसे कमाती हो, मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाता हूं, हमारा घर खूबसूरत होगा तो और भी अच्छा लगेगा, समाज में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। तभी ये एक व्यक्ति होता है जो आर्किटेक्ट होता है, मुरलीधरन। उस मुरलीधरन के पास जाती है, उसे अपने घर पे बुलाती है, अपने घर को दिखाने के बाद कहती है कि इसको जितने से अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हैं उतने अच्छे से डेकोरेट कर दीजिएगा और पैसे की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, चिंता मत करना, जो भी पैसे लगेंगे हम तुम्हारे पैसे पाई पाई का हिसाब किताब कर देंगे। डॉक्टर अपने क्लिनिक पे जाता है। ये महिला ज्यादातर अपने घर में समय दे रही थी और आर्किटेक्ट इसके घर को बहुत ही खूबसूरत बनाने में लगा हुआ था।
एक दिन बातचीत हो रही थी, बातचीत होते होते इससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो ये अपने घर का एड्रेस बताता है कि मैं फला जगह रहता हूँ। तभी वो महिला डॉक्टर कहती है कि मैं भी उसी गांव की रहने वाली हूं, मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं है। तो जब अपने बारे में बताती है तो कहता है कि अच्छा, वो उसका परिवार आपस में जब एक दूसरे के अंदर जान पहचान बनाने लगते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे से जब भी मन करता था चुपके चुपके मिल लिया करते थे, और एक दिन इस बात का डॉक्टर साहब को पता चल जाती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारा उस व्यक्ति से मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उससे बिल्कुल दूर रहो। लेकिन ये दोनों थे आपस में एक दूसरे से मिला करते थे, बात क्या करते थे। डॉक्टर ओमाना एमबीबीएस जो कि आंखों की सर्जन होती है, और ये व्यक्ति जो आर्किटेक्ट है मुरलीधरन, ये दोनों आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे, जब मौका मिलता था संबंध बनाते थे। और ये बात उसके पति को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसके पति ने साफ साफ इनकार कर दिया कि या तो तुम्हें उसके साथ रहना है या फिर मेरे साथ रहना है। लेकिन वो महिला डॉक्टर थी कि अपने प्रेमी के साथ रहने पर ज्यादा अड़ी हुई थी। आखिरकार इन दोनों के बीच में तलाक होता है और दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। जैसे ये दोनों अलग होते हैं, अलग होने के बाद डॉक्टर और वो आर्किटेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे पति और पत्नी। लेकिन ये बात जब लड़की के यानी कि डॉक्टरनी के परिवार को पता चलती है तो परिवार बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, नाखुश होता है, और वो कहता है कि हमसे बिल्कुल भी संबंध रखने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि पहले उसका पति छूटता है, फिर उसका परिवार छूटता है, और ये आसपास के जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस महिला डॉक्टर से संबंध खत्म कर लेते हैं। और पयनूर में जो इसका हॉस्पिटल होता है, इसका क्लिनिक होता है, वहां भी कहीं ना कहीं उसके जो कस्टमर होते हैं, उसके पेशेंट होते हैं, वो भी इसके पास आने से कतराने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। जब सभी दूरियां बढ़ने लगती हैं तब ये महिला अकेली रह जाती है, और ये व्यक्ति इसके पास आता जरूर है, लेकिन पहले ये शारीरिक संबंध बनाने के लिए आता है, बाद में फिर इसके साथ जो इसके पैसे होते हैं, इसकी ज्वेलरी होती है, उसको ये कब्जाने के लिए आने लगता है। और जब ऐसे ही लगातार चल रहा था, लेडी डॉक्टर जो होती है, जो उसकी जेब लगातार खाली हो रही थी, वो परेशान होने लगती है, तो अपना यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के बिना किसी को बताए चुपचाप यहां से मलेशिया चली जाती है। और मलेशिया में जाने के बाद एक नए नाम के साथ यानी कि मुमताज नाम रखती है, और मुमताज नाम रखने के बाद वो मलेशिया में ऐसे गुमनाम जिंदगी जी रही थी, और एक हॉस्पिटल के अंदर वो नौकरी करने लगती है। वहां से जो पैसे मिलते थे उसी से ही अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। परिवार में कोई होता नहीं है, अकेली ही होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं अकेले आदमी के भी, और वहां एक जिंदगी जी रही थी। धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी आ रही थी। जो अब तक उसने परिवार, घर, दोस्त, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको खोया था, एक नई जिंदगी में वो उसने नए दोस्त बनाने शुरू किए, नए लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही मलेशिया के अंदर उसको रास्ते में मुरलीधरन टकरा जाता है। जब मुरलीधरन उसको टकरा जाता है, उससे मिलता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है, परेशान भी होती है कि वो व्यक्ति उससे लालच के साथ जुड़ गया था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था, उसके पैसे, उसकी ज्वेलरी लूटता था। लेकिन यहां आने के बाद मुरलीधरन ने उससे माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद कहा कि मुझे माफ कर देना, जो वहां हुआ है इंडिया के अंदर अब यहां नहीं होगा। उसने अपने परिवार को बिना बताए वो डॉक्टर ओमाना के साथ रहने लगता है। लेकिन यहां डॉक्टर ओमाना नहीं थी, यहां डॉक्टर मुमताज हो जाती है। डॉक्टर मुमताज ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे इंडिया के अंदर, और वो वहां रहने लगी। इसी बीच में वो भी एक मुसलमान नाम रखने के बाद, अपना मुस्लिम नाम रखने के बाद, मुरलीधरन वो भी मलेशिया में रहने लगता है, और वो लंबे समय तक दोनों साथ साथ रह रहे थे। और साथ साथ रहने के दौरान ही पहले वो शारीरिक संबंध बनाते थे, बाद में उसके प्रेमी की जो जरूरत थी, उसका पैसा था, उसकी ज्वेलरी थी, उसको वो कब्जाने की कोशिश करने लगता है। इंडिया में उसकी बात खराब होने का एक ही कारण था, क्योंकि वो शादीशुदा था। वो चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले और उसके साथ एक पति पत्नी के रूप में एक जिंदगी बिताए। लेकिन जब वो मलेशिया पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि शायद इसने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, अब ये मेरे साथ रहेगा। लेकिन वहां भी वो अपने बच्चों को पैसे भेजता था, अपने बच्चों का ख्याल रखता था, बीच बीच में अपने बच्चों से मिलने आता था। इसी बात को लेते हुए दोनों के बीच में बात खराब हो जाती है, और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। इसको वापस मुरलीधरन को वो इंडिया भेज देती है। लेकिन इंडिया से मुरलीधरन बार बार फोन करता था, कहता था कि मैं मलेशिया की पुलिस को तुम्हारी हकीकत बता दूंगा कि तुम्हारा नाम मुमताज नहीं बल्कि डॉक्टर ओमाना है। यदि मलेशिया की पुलिस को यह बात पता चल जाएगी तो फिर तुम्हारी न केवल जेब खाली होगी बल्कि तुम जेल में भी रहोगी। ये बात जब डॉक्टर साहब सुनती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो परेशान होने लगती हैं। आखिरकार करें तो क्या करें। उससे पूछती हैं कि तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे इंडिया में समय के समय तुम मुझे पैसे भेजते रहना, ज्वेलरी भेजते रहना। यदि तुमने ये सब कुछ भेजना बंद कर दिया तो समझ लेना मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। और जब ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तब उसे गुस्सा आता है, परेशानी होती है, तब वो इंडिया आने का फैसला करती है। हॉस्पिटल से 7 दिन की छुट्टी लेकर 9 जुलाई 1996 को वो इंडिया आती है। और इंडिया आने के बाद सबसे पहले तिरुवनंतपुरम जाती है, अपने भाई के पास रुकती है, उससे कहती है कि भैया मुझे इंडिया में अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाना है, तो मेरा एक
जो रेलवे का टिकट है वो करा दो। कोयम्बटूर का उसका रेलवे का टिकट कराया जाता है, लेकिन वो कोयम्बटूर ना जाकर वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वो अपना टिकट को बदलवा कर ऊटी का टिकट करा देती है। ऊटी जैसे ही पहुंचती है वहां एसटीडी से अपने प्रेमी को फोन करती है, मुरलीधरन को, और उससे कहती है कि मुरलीधरन, मैं इंडिया आई हुई हूं और इस बात का किसी को भी कोई दूर दूर तक भनक नहीं है। तुमने जो मुझसे पैसे मांगे थे, तुमने जो मुझसे ज्वेलरी मांगी थी, वो सब लेके आई हूं। तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। साथ ही मैं 3-4 दिन यहां पे रुकूंगी, मेरे साथ अगर तुम समय स्पेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो खुश हो जाता है और वो एक नई जगह बदल कर बताता कहीं दूसरी जगह है, लेकिन पहुंच जाता है सीधा ऊटी। और ऊटी के बाद एक कालीकट वहां पर जगह है जहां पर उसने लड़की ने रूम लिया हुआ था किराए पर। वो दोनों साथ साथ वहां रुकते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। साथ ही उस लड़की ने ऊटी, मतलब डॉक्टर जो होती हैं, उसने ऊटी के में जो रेलवे स्टेशन है उसके विश्राम गृह में भी, एक विश्राम कक्ष में भी अपना एक रूम किराए पे लिया हुआ था। 2 जगह किराए पे रूम लिए हुए थे। पहले वो कालीकट में रहते हैं, दिन भर इधर उधर घूमते हैं, और साथ ही वो जो लड़की होती है बाजार से कुछ खरीदारी करके पूरी तैयारी के साथ थी, और सीधा वो 5 स्टार होटल में खाना खाने के बाद सीधा ऊटी के उस रेलवे स्टेशन के उस विश्राम कक्ष में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने पहले से ही कमरा लिया था। दोनों साथ साथ रहते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सोना चांदी के साथ साथ रुपए भी लेके आई हूं, और इन रुपयों के साथ साथ तुम्हारे लिए एक ऐसा गिफ्ट लेके आई हूं जिसे तुम हमेशा हमेशा याद रखोगे। वो कहता है कि क्या गिफ्ट लेके आई हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंजेक्शन लेके आई हूं, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद तुम्हारे अंदर की जो मर्दाना ताकत है वो बढ़ जाएगी, और जितनी देर तुम सेक्स करते हो उससे कहीं ज्यादा देर तक कर सकते हो। जब उसका प्रेमी ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे जो इंजेक्शन देना है थोड़ी हैवी डोज देना, मैं चाहता हूं कि ज्यादा देर तक ये रुकूं, ज्यादा देर तक ऐसा कुछ करूं। वो बिल्कुल ऐसे ही करती है और इंजेक्शन उसको दे दिया जाता है। इंजेक्शन देने के, क्योंकि वो हैवी डोज दी गई थी, इंजेक्शन लगते ही वो मर जाता है। और दिन भर जो उस महिला ने, डॉक्टर ने खरीदारी की थी, 2 बैग लेके आई थी, कुछ सर्जिकल सामान लेके आई थी, उसको खींचकर उसकी बॉडी को सीधा टॉयलेट के अंदर लेके जाती है, और टॉयलेट के अंदर ले जाने के बाद उसके शरीर के हिस्से को फाड़ देती है। उसके अंदर से जो कुछ ऑर्गेन्स निकलते हैं, उसके अंदर से जो आंत वगैरह निकलती हैं, उनको वो टॉयलेट के अंदर बारी बारी से धीरे धीरे करके एक एक सामान को डिस्ट्रॉय करने लगती है। क्योंकि आज के जमाने में जो टॉयलेट बने हैं, पहले ऐसे टॉयलेट नहीं होते थे। पहले टॉयलेट होते थे सीधा उसके अंदर उसका जो सेफ्टी टैंक होता था, उस सेफ्टी टैंक से उसका पाइप जुड़ा होता था। जो भी सामान डाल रही थी, उसका शरीर के टुकड़े डाल रही थी, और डालते डालते कहीं ना कहीं वो चोक हो जाता है, और उसकी जो एक मंसूबे थे उससे पानी फिर जाता है। वो परेशान हो जाती है, उस चोक को खोलने की बार बार कोशिश कर रही थी। जो टॉयलेट होता है उसके अंदर वो सामान जो डाल रही थी, मीट के पीस डाल रही थी, उनको अंदर डालने की कोशिश कर रही, लेकिन डाल नहीं पाती। तब उसे ये बात होती है 11 जुलाई 1996 की बात होती है। वो परेशान हो जाती है, पूरी रात उसके पास होती है। उसके बाद जो अपना बैग लेके जाती है, बैग में उसके जो पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन के अंदर एक एक मीट के टुकड़े को, एक एक मीट के पीस को पैक करती है, और पैक करने के बाद सीधा पूरे कमरे की साफ सफाई करती है, और अगले ही दिन यानी कि 12 जुलाई को वो रूम छोड़ देती है। और रूम छोड़ने के बाद यहाँ से जो पास का ही एक लगभग 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा रूम होता है, उस दूसरे रूम पे जाती है। और वहां जाने के बाद वैसे ही टॉयलेट के अंदर उसके जो बॉडी के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पीस करने के बाद उनको अंदर डालना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही 10-20 पीस उसके अंदर जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं, फिर से वो टॉयलेट जो होता है चोक हो जाता है। वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। कालीकट से कन्याकुमारी के लिए एक गाड़ी पकड़ती है, और गाड़ी पकड़ने के बाद यहां से जैसे ही थोड़ा सा चलती है, अचानक ही गाड़ी में टायर पंचर हो जाता है, और ये 12 जुलाई की रात हो जाती है, लगभग 7 या 8 बज जाते हैं। वो परेशान हो जाती है, तभी उस ड्राइवर से कहती है कि मेरे लिए एक और गाड़ी का इंतजाम कर दो, ताकि मैं यहां से अपनी मंजिल पर पहुंच सकूं। गाड़ी का इंतजाम किया जाता है। गाड़ी आती है TN67Y1616। उसका ड्राइवर होता है राजा, और राजा से कहती है कि तुम्हें मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा सामान मैं खुद रखूंगी। जैसे ही उसका सामान रखा जाता है, क्योंकि अब उसकी मौत को लगभग 24 घंटे के आसपास समय हो चुका था, उसके पॉलीथीन के अंदर जो बॉडी के पार्ट रखे हुए थे वो बहुत ज्यादा हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। जुलाई का महीना होता है, उसके शरीर से बदबू निकलने लगती है। हालांकि उस डॉक्टर ने उस बदबू से, उस दुर्गंध से बचने के लिए कुछ ऐसे परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल कर रखा था, कुछ ऐसे खुशबू वाले सामान ले रखे थे, लेकिन उसकी खुशबू कम पड़ रही थी, और जो शरीर की बदबू थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए महिला डॉक्टर परेशान हो जाती है, और उसके अंदर जैसी गाड़ी के अंदर उसमें दोनों बैग रखती है, तो उस ड्राइवर राजा को कहीं ना कहीं दुर्गंध आने लगती है। वो परेशान हो जाता है। वो बार बार कहता है, डॉक्टर साहब या मैडम जी, इसके अंदर क्या सामान है? इसके अंदर तो मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, कुछ तो बात है।
जब बार बार एक ही सवाल कर रहा था तो वो कहती है कि इसके अंदर कुछ, मेरे एक फ्रेंड था, मैंने उसकी हत्या की है और उसकी इसमें बॉडी के पार्ट रखे हुए हैं, यदि इन बॉडी के पार्ट को तुम ठिकाने लगवाने में मेरी मदद करोगे तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है। वाकई उसके पास बहुत सारे पैसे थे, ज्वेलरी थी, वो उसको लालच देती है, दिखाती है, तभी वो हंसने लगता है। ऐसे हंस रहा था जैसे कि डॉक्टर की बातों में आ जाता है, लेकिन वो हंस रहा था उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन के आने का इंतजार कर रहा था। गाड़ी बहुत तेजी के साथ चलने लगती है, रात का अंधेरा था और कोविड कनाल एक जगह होती है, थाना होता है, सीधा वो गाड़ी को अंदर लेके जाता है और जैसे जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, तभी पुलिस वाले आते हैं और इस महिला को कब्जे में लेने के बाद इस पूरी कहानी को जानते हैं। इसके बाद इस मामले में चार्जशीट लगाई जाती है, इस महिला को जेल भेजा जाता है और जेल भेजने के बाद सन 2001 में इस महिला को जमानत मिल जाती है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी इसके कागज पूरे नहीं थे, इसलिए परेशान हो जाती है। जब इसकी जमानत हो जाती है, लेकिन जमानत से जेल से बाहर नहीं निकल रही थी, तब ये मौका पाते ही जेल की दीवार को फांद जाती है, कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। भागने के बाद ये अचानक महिला गायब हो जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है और लगभग सन 2007 में इंडिया का जो इंटरपोल होता है वो इस महिला को भारत की मोस्ट वांटेड लेडी किलर घोषित कर देता है और इस पे कुछ इनाम भी घोषित करता है। कहते हैं कि इस महिला को जो भी ढूंढ के तलाश के लेके आएगा उस महिला को, उस व्यक्ति को उचित इनाम दिया जाएगा। लेकिन ऐसे वक्त गुजरता चला जाता है और इसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती। सन 2017 में मलेशिया के अखबारों में एक खबर छपती है कि अचानक से ही एक बिल्डिंग गिर जाती है, उस बिल्डिंग के अंदर दबकर एक महिला की मौत हो जाती है जिसकी उम्र लगभग 64 के आसपास होती है। और जब ये इसने अपराध किया था तब इस महिला की उम्र होती है 24 साल के आसपास। दोनों का आपस में मैच किया जाता है। इस महिला को केरल का बताया जाता है, डॉक्टर ओमान बताया जाता है और डॉक्टर ओमाना बताने के बाद जब इंडिया के राजदूत और मलेशिया के राजदूत आपस में कांटेक्ट करते हैं, फिर केरल की सरकार से कांटेक्ट किया जाता है, यहाँ की परिवार के जो उसके बच्चे हैं, उसके पति हैं, जो पूर्व पति था उसका डॉक्टर, उससे संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि मरने वाली महिला है वही है, लेकिन उसका डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाता क्योंकि इंडिया की पुलिस मलेशिया नहीं जाती है और वहां से उसके जो डीएनए सैंपल होते हैं वो लिए नहीं जाते हैं। इसलिए आज तक ये राज बना हुआ है कि मरने वाली महिला वही डॉक्टर ओमाना थी या कोई और थी। लेकिन दिलचस्प बात यह भी थी, जब वो अलग अलग होटलों में रुकती थी, अलग अलग जगहों पर जाती थी, तो पहला नाम उसने हेमा बताया, दूसरा नाम उसने मुमताज बताया, तीसरा नाम उसने सारा बताया। सभी लोगों से हिंदी में बात कर रही थी और खुद को वो दिल्ली का रहने वाला बता रही थी और इसी तरह से वो अपने उस प्रेमी को मौत के घाट उतारती है। जब उसने चार्जशीट में पुलिस वालों को बयान दिया था, पुलिस वालों से कहा था कि इस व्यक्ति ने, मुरलीधरन ने, उसकी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। दो बहुत प्यारे बच्चे थे, बच्चों को छोड़ना पड़ा, पति भी उसका छोड़ना पड़ा, जो उसका भाई या परिवार होता है वो बहुत अमीर लोग होते हैं केरल के, उनको भी छोड़ना पड़ जाता है, उसके दोस्त भी छूट जाते हैं और उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है। इसीलिए उसने मलेशिया में रहते हुए एक फैसला किया था कि वो अपने प्रेमी को हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देगी। 3 घंटे में उसने पति को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन 24 घंटे में भी वो उसकी लाश को ठिकाने नहीं लगा पाई थी और बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक, यानी कि 100-200 किलोमीटर तक वो उस लाश को लेकर ऐसी घूमती रहती है, लेकिन उसको ठिकाने लगाने में उससे सफलता नहीं मिलती और उसे आखिरकार जेल जाना ही पड़ता है। कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है और ये क्राइम भी जब छुपा नहीं। ये मामला जब अखबारों में पता चलता है, लोगों को पता चलता है, तो लोग हैरान थे कि एक महिला डॉक्टर इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें हिमांशी, अंशु, इनका जन्मदिन है। राहुल सिंह मेरठ के रहने वाले हैं डॉक्टर, इनका जन्मदिन है। और अंकुश कुमार, सरिता कमलेश पटेल, देवचंद्र कुमार बिहार से हैं, मानव कुमार मथुरा से हैं, हार्दिक वीरेंद्र राठौर, इन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।